प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। गुंटूर में देर शाम दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें पार्टी समर्थकों ने आगजनी भी की। टीडीपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ रैली करने जा रहे थे। इसी दौरान सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता और टीडीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। दोनों तरफ के समर्थकों ने एक दूसरे के लोगों की जमकर पिटाई की। हिंसक झड़प में कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुंटूर में भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई, जहां दोनों पार्टी के सैकड़ों समर्थक हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखे, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 भी लगा दी गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के एलओसी दौरे के बाद खबर आई कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की साजिश रची है। पाकिस्तान का नया चीफ बनने के बाद पिछले हफ्ते ही आसिम मुनीर ने पहली बार एलओसी का दौरा किया था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अलर्ट जारी किया कि लश्कर के आतंकी भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की तैयारी में है। न्यूज 18 को मिले खुफिया दस्तावेज के मुताबिक हमले के लिए लश्कर के आतंकी डटोट नाम के एक गांव में जमा है। एलओसी के करीब ये गांव आधा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा भारत में। दस्तावेज के मुताबिक डटोट गांव के पाकिस्तान वाले हिस्से में आतंकी हमले के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनके साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक अधिकारी भी मौजूद है और उसी की निगरानी में सुरक्षा बल पर आत्मघाती हमले की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ISI ने जम्मू में टारगेट किलिंग की भी साजिश रची है। दस्तावेज के मुताबिक ये काम उसने जैश ए मोहम्मद को सौंपा है। वहीं बिहार के गया में एक दारोगा ने गुस्साई भीड़ पर ही पिस्तौल तान दी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीड़ दारोगा की तरफ बढ़ती दिखी और भीड़ से आवाजें आ रही थी कि मारो, गोली मारो। गया में एक हादसे की जांच करने दारोगा गए थे, जिन्हें भीड़ ने घेर लिया। भीड़ और दारोगा के बीच बहस होने लगी। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। तभी गुस्से में लोग पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगे। तभी दारोगा ने पिस्तौल निकाल ली और तान दी, लेकिन खाकी वाले का ये दांव फौरन उल्टा पड़ गया। उल्टे भीड़ ही उसकी तरफ बढ़ने लगी और पुलिस वाले को चुनौती देने लगी। गया में ये घटना मुफस्सिल थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर हुई। इस बीच बिहार का छपरा शराब कांड मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें घटना की जांच के लिए SIT बनाने के साथ मरने वालों के घर वालों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तब दाखिल हुई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इस बीच CBI ने PNB बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी पर 2 नई FIR दर्ज कर ली। मेहुल चोकसी पर बैंकों के एक समूह से धोखाधड़ी के मामले में ये केस दर्ज किए गए, जिनमें उनके ऊपर बैंकों के एक समूह से 6,300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगा। मेहुल चोकसी अभी कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में, जहां से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश जारी है। उन पर नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जालौन में उस वक्त कुछ लोगों का गुस्सा भड़क उठा जब एक आदमी ने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी की पिटाई कर दी। गर्भवती पत्नी को पीटने के आरोप में लोगों ने उसके पति को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। आरोपी पति को पीटने वालों में गर्भवती महिला के परिवार के लोग भी शामिल थे, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को पीटते दिखाई दिए। पूरा घर भर एक लड़के को मार रहा है इधर, ये देखिए कैसे मार रहे हैं। आरोपी पति की लोगों ने जमकर पिटाई की। इस बीच कुछ लोग उसे छुड़ाने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन गुस्साए लोग उसकी पिटाई करते रहे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश भी की। आज बीजेपी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों की राजधानी में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस देशव्यापी प्रदर्शन में बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका जाएगा। कल भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया था। बिलावल भुट्टो ने PM के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। प्रदर्शन में शामिल होकर के और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए। उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद भुट्टो की जानकारी नहीं है
कि कितनी बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। शायद वो नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से आतंकवादी इंक्यूबेटर्स बनाए थे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता है और उनके पॉलिटिक्स को जीवित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल टिप्पणी करने का काम उन्होंने किया। सेना को लेकर राहुल गांधी की एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। उन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। तवांग विवाद पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने चीन अरुणाचल में हमारे जवानों को पीट रहा है। राहुल के बयान पर सियासी घमासान मचा। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। राहुल गांधी चीन के विषय में दुष्प्रचार फैलाते हैं और भारत की सेना के मनोबल पर भी चोट करने का दुस्साहस करते हैं। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट कर आ गए, ये दिखाता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उसे फर्जिकल कहना, खून की दलाली कहना कि चील कौवे मरे, या आज जब गलवान से लेकर तवांग तक हड्डी तोड़ पराक्रम हमारे सैनिकों ने दिखाया है, तो उनके साहस और शौर्य पर सवाल उठाने का दुस्साहस और महापाप राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। खबर है कि LAC के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के बहाने चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। और LAC के नजदीक चीन ने भारत की जमीन हड़पने के लिए फोटो वाला प्लान बनाया। खबर है कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के नाम पर किसी तरह सीमा पार कर भारत के इलाके में घुसना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसकर वहां थोड़ी देर रुकें। इसके बाद वो सिगरेट और खाने पीने की चीजों के पैकेट वहां छोड़ दें और इसकी फोटो खींचकर बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश करें कि वो इलाका उनका है। कहा गया कि चीन 1-2 बार ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। वो भारतीय सीमा में घुसकर फोटो खींचने के बाद ये दावा करता है कि उसके सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करते हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद भी चीन ने यही झूठ बोला कि उसके सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे थे और भारतीय सेना ने उनका रास्ता रोका। इधर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास बड़ी संख्या में सेना के जवानों को तैनात कर दिया। 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही भारत की सेना ने LAC पर जवानों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में सेना ने अरुणाचल प्रदेश के बुमला में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया। उनके पास निगरानी करने के लिए कई आधुनिक उपकरण और रेडार मौजूद हैं, जिनकी मदद से वो LAC के पार होने वाली हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। मतलब ये कि LAC के उस पार चीन क्या कर रहा है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तवांग में जिस जगह भारत और चीन के बीच झड़प हुई, वहां से बुमला करीब 35 किलोमीटर दूर है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत की सीमा के पास लगातार अवैध निर्माण करने में जुटा है और उसकी नजर बुमला पर भी टिकी है। इसी वजह से भारतीय सेना LAC पर चीन को घेरने और उसे हर मोर्चे पर करारा जवाब देने में जुटी है। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक होटल के दरवाजे पर लगा 16 मीटर एक्वेरियम फट गया है। ये एक्वेरियम इतना बड़ा था कि उसके फटने की वजह से होटल में पानी भर गया, जबकि उसमें मौजूद मछलियां और एक्वेरियम का मलबा सड़कों पर आ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें होटल में पानी के साथ मलबा दिखाई दिया। यही नहीं, एक्वेरियम में करीब 10 लाख लीटर पानी होने की वजह से उसमें मौजूद मलबा सड़कों और गलियों में भर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद होटल में मौजूद लोगों का रेस्क्यू किया गया। एक्वेरियम फटने की वजह से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक्वाडोम एक्वेरियम किस वजह से फटा, इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह कल कोलकाता पहुंच गए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी,
दिलीप घोष समेत कई नेता शामिल हुए। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई नेता शामिल हुए इस बैठक में। कोलकाता में अमित शाह ने यह बैठक की जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शामिल हुए। इसमें शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता शामिल हुए और कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। उधर ईरान में फांसी से पहले मजीद रेजा नाम के एक प्रदर्शनकारी ने जब अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई तो सभी हैरान रह गए। उसने लोगों से अपील की कि जब उसे दफनाया जाए तो न कोई आंसू बहाए, न ही उसकी कब्र पर कुरान पढ़ी जाए, बल्कि लोग जश्न मनाएं और जश्न वाला संगीत ही उसकी कब्र के पास बजाया जाए। शादी को ना ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से मजीद रेजा को सरेआम फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसने लोगों से शोक की बजाय जश्न मनाने की अपील की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकानों को ढहा दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई का वीडियो सामने आया, जिसमें बुलडोजर वहां बने मकानों को तोड़ता दिखाई दिया। बुलडोजर ने थोड़ी ही देर में मकानों को तोड़कर उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। को अतिक्रमण तोड़ने के लिए सहयोग प्रदान किया गया है, लेकिन पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा किया। उधर अफ्रीकी देश युगांडा में एक दरियाई घोड़े ने 2 साल के एक बच्चे को निगलने के बाद जिंदा उगल दिया, जिसमें बच्चे को मामूली चोटें आईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था, तभी एक दरियाई घोड़े ने उसे निगल लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही बच्चे को जिंदा उगल दिया। बताया गया कि जब दरियाई घोड़े ने बच्चे को निगला तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी ने तुरंत उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो घबरा गया और उसने बच्चे को मुंह से उगल दिया। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान के किसानों ने धोखे का आरोप लगा दिया। पता चला कि मंच तैयार करने के लिए अलवर के किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। मतलब यह कि बैठे बिठाए कांग्रेस ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली और बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दे दिया। राहुल की यात्रा राजस्थान के जयपुर से अलवर पहुंचने वाली है, लेकिन अलवर में मंच बनाने के लिए ऐसी जगह चुनी गई जहां सरसों की फसल खड़ी थी। लहलहाती फसल को रौंदकर मंच बनाया गया। जिस किसान की जमीन पर मंच बनाया गया उसे मुआवजा देने का वादा किया गया, लेकिन किसान को मुआवजा अब तक नहीं मिला। मुआवजा नहीं दे रहा, रोज टाल दें, सुबह देंगे, शाम को देंगे, कल देंगे। अभी तक 1 रुपया मुआवजा का नहीं दिया। 2024 की लड़ाई में कांग्रेस की उम्मीद बहुत कुछ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिकी है और इसी यात्रा के भूते वो मोदी मैजिक से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं की इस लापरवाही ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। अलवर में ही सफाई कर्मी भी कांग्रेस से नाराज हो गए, जिन्हें नरेगा के तहत सड़कों की सफाई के लिए बुलाया गया था। जिन सड़कों से राहुल की यात्रा गुजरने वाली है उन्हें चमकाने का काम इन मजदूरों से करवाया जा रहा है, लेकिन गांव से शहर आने पर हो रहे खर्च के कारण मजदूर भड़क गए। नरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीणों को उनके गांव या वार्ड में ही रोजगार देने का नियम है, लेकिन उन्हें शहर में सड़कों की सफाई के लिए बुला लिया गया। मजदूरों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने अलवर नगर परिषद में हंगामा कर दिया। आरोप लगाया गया कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही। बिहार के नालंदा जिले में उस वक्त हड़कंप मचा जब हाईवे पर जा रहा एक ट्रक अचानक खाई में पलट गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक धूं-धूं कर जलने लगा। आनन फानन में लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर सर्विस के लोग मौके पर पहुंचते ट्रक का बड़ा हिस्सा जल चुका था। बताया गया कि ट्रक में धान लदी थी। आग लगने की वजह से भारी मात्रा में अनाज भी बर्बाद हो गया। घटना परवलपुर थाना क्षेत्र की है। बेन से ट्रक धान लाद कर बिहार शरीफ की तरफ जा रहा था। रास्ते में परवलपुर धर्मकाटे के पास अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया और बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिर गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ट्रक पलटने के तुरंत बाद ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उधर कोरोना विस्फोट से बेहाल चीन की सरकार वहां के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने में जुट गई। खबर है कि वहां एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। जो काम दुनिया भर की सरकारें करीब 2 साल पहले कर रही थीं, वो चीन ने अब जाकर शुरू किया। ऊपर से चीन को अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के हर उस देश से परेशानी है जो वैक्सीन बना रहा है। चीन की जिद है कि वो अपने देश में बनी वैक्सीन ही वहां के लोगों को लगाएगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन के पास कोरोना वायरस से लड़ने वाली कोई कारगर वैक्सीन नहीं है। इसलिए अब तक उसने लोगों को वैक्सीन लगाने में तेजी भी कभी नहीं दिखाई। लेकिन अब जब लाखों लोगों की जान जाने की आशंका जताई गई, तब जाकर चीन की नींद टूटी। अब जाकर उसने रोजाना 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। इनमें भी सबसे पहले बीमारों और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बिहार के
छपरा में जहरीली शराब से 73 लोगों की मारे जाने की खबर है। वहीं सरकारी आंकड़ों में 34 लोगों की मौत बताई जा रही है। उधर जगह जगह छापेमारी जारी है। गोपालगंज में पुलिस टीम अलर्ट हो गई है। थानों में जब्त लाखों की शराब की बोतलों पर जेसीबी मशीन चलाई गई। उधर छपरा शराब कांड को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब से मौत होने पर सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। वहीं नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जहाँ भी हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। तो यही ये सब चीज़ें तो हमने तो पहले भी कहा, ये सारी चीज़ें कुछ लोग समाज में कुछ लोग रहता ही है। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर अरे भाई जागरूकता होनी चाहिए ना, जागरूकता तो होनी चाहिए लोगों में। अभी आप लोग राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे, क्या आप लोगों ने डिमांड रखा है? नहीं, हम लोगों का डिमांड था कि महामहिम पूरे मामले की समीक्षा आप स्वयं करें। बिहार के मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे बिहारी अस्मिता का सवाल है, वो बिहार के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है। वो कोई विदेश से नहीं आए, बिहार के लोग मरे हैं। इसकी चिंता तो मुख्यमंत्री को करनी ही पड़ेगी। हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया है कि पूरे मामले की समीक्षा आप कराएं, पूरा जांच कराएं और जांच कराने के बाद जरूरत पड़े तो बिहार सरकार पर भी कार्रवाई करें। ये हम लोगों ने आग्रह किया है। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने का ऐसा तरीका इजाद करने का दावा किया जिससे वो तेजी से चार्ज होंगी और उनकी कीमत भी घटेगी, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी ही उनके रास्ते का वो रोड़ा है जो उन्हें तेल से चलने वाली गाड़ियों से रेस में आगे नहीं निकलने दे रहा। अभी ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लिथियम आयन बैटरी से चलती हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तगड़ी नहीं है और ना ही वो टिकाऊ हैं। अगर ये समस्या सुलझ गई तो लोग तेल से चलने वाली कारों को टाटा बाय बाय कहकर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को चुनेंगे। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने अगली पीढ़ी की बैटरी बनाने का ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे सैकड़ों चार्जिंग साइकिल के बाद भी वो दम नहीं तोड़ेंगी। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में क्रांति आ जाएगी। इधर खबर है कि दिल्ली से देहरादून के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। यानी पहले जो सफर करीब 7 घंटे में पूरा होता था वो आधे से भी कम वक्त में तय हो जाएगा। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर इसकी खूबियों के बारे में बताया। एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद महज 2.5 घंटे में ये सफर तय हो सकेगा। बताया गया कि इसका काम 4 चरणों में पूरा होगा। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे बागपत और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। 2024 में लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिल पाएगी। जानकारी के मुताबिक इसमें 12 किलोमीटर का रास्ता जंगल के बीच से गुजरेगा, यानी ये एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। NHAI ने दावा किया कि इससे न सिर्फ लोगों को लंबे जाम से निजात मिलेगी, बल्कि 4 राज्यों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इधर खबर है कि दिल्ली से देहरादून के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। बताया गया कि इसके बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। काम शुरू किया गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक जवान रस्सी की मदद से समंदर में उतरता नजर आया। देखते ही देखते कई जवान समंदर में उतर गए। इसके बाद उन जवानों ने समंदर में डूबे लोगों को नाव में बैठाया, फिर रस्सी की मदद से सभी को हेलीकॉप्टर में खींच लिया। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के समय एक हेलीकॉप्टर और एक नाव की मदद से 3 लोगों को बचा लिया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर अमेरिका के लुइसियाना के एक रिंग प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश कर रहा था। इधर कोलकाता के कई इलाकों में एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई। वहां इस नजारे को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ये लोगों में चर्चा का विषय बन गया। करीब 5 मिनट तक ये रोशनी आसमान में दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। हालांकि ये रहस्यमयी रोशनी किस चीज की थी और कहां से आ रही थी, इसके बारे में पता नहीं चल पाया। उधर झारखंड के धनबाद में पाथरडीह रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आग की उठती विकराल लपटों ने थोड़ी ही देर में पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच पाथरडीह रेलवे स्टेशन के यार्ड में कुछ लोगों ने जलती बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया ताकि बाकी बोगियों को जलने से बचाया जा सके, और कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे।
मगर आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश के हरदा में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रांसफार्मर से जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग की लपटें निकलने लगी। अचानक से ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होता देखकर आसपास के घर में रहने वाले लोग डरकर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। हरदा जिले के करताना गांव में लगे ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही थी। तभी बिजली विभाग को सूचना दी गई, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। उसके बाद ट्रांसफार्मर में विस्फोट हो गया। गनीमत इस बात की थी कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में लगी इमरजेंसी की वजह से माचू पिचू में मौजूद सैकड़ों सैलानी फंस गए। ये वो जगह है जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, जिसे देखने के लिए आए दुनिया भर के पर्यटकों की मुश्किलें पेरू में जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से बढ़ गईं। क्योंकि माचू पिचू तक पहुंचने के लिए इकलौते साधन यानी ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया, जिसकी वजह से वहां दुनिया भर से आए सैलानी अटक गए। असल में पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को पद से हटाने के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरू के मीडिया का दावा है कि अब तक इनकी वजह से करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद दिन ब दिन वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी लीमा की तरफ जाने के लिए माचू पिच्चू में लोगों की कतारें लगी हुई हैं, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट भी सिर उठाने लगा है। माचू पिचू में फंसी एक विदेशी सैलानी ने आरोप लगाया कि वहां के होटल अब सैलानियों को खाने के नाम पर सिर्फ अंडे और कॉफी मुहैया करा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके पास खाने के सामान की सप्लाई फिर से शुरू नहीं होती, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि वहां के मेयर ने दावा किया कि सरकार से सैलानियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, जिस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। इस बीच एलोन मस्क ने अपने बेटे की जान पर खतरे का आरोप लगाते हुए कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए। ट्विटर के मालिक की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, क्योंकि जिन लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए वो कई मीडिया संस्थानों के जाने माने पत्रकार हैं। बताया गया कि उनमें कुछ मस्क से जुड़ी खबरों को ही कवर करते हैं, जबकि कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो लंबे वक्त से एलोन मस्क की नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि बाद में मस्क ने इस कार्रवाई की वजह भी बताई। ट्विटर के मालिक के मुताबिक उनका बेटा जब अपनी कार में सवार था, तभी एक दूसरी कार इस तरह उसके पास पहुंची कि उनके बेटे की जान खतरे में पड़ गई, जिसके बाद मस्क ने आरोप लगाया कि कुछ पत्रकारों ने उनकी और उनके परिवार की लाइव लोकेशन शेयर की थी, जिससे ये घटना हुई। इसके साथ ही मस्क ने साफ किया कि वो अपनी आलोचना तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन परिवार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। यूपी के जालौन जिले से पुलिस का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस वाले एक आदमी को लाठियों से पीटते दिखाई दिए। पुलिस चौकी के बाहर चौकी इंचार्ज ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक आदमी को लाठियों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो उरई कोतवाली की बस स्टैंड चौकी का है, जहां पुलिस वालों ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बताया गया कि एक महिला ने पुलिस वालों से अपने शराबी पति की शिकायत की थी, जिसके बाद बस स्टैंड चौकी पर मौजूद चौकी इंचार्ज ने अपने सहकर्मियों के साथ उसके पति को पकड़ लिया और चौकी के बाहर ही उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी कई बार हाथ जोड़कर पुलिस वालों से छोड़ने की गुहार भी लगाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पीटना बंद नहीं किया। उधर थाईलैंड की राजकुमारी बजरा कित्याभा अचानक बेहोश हो गई और उन्हें हेलीकॉप्टर से बैंकॉक के एक अस्पताल पहुंचाया गया। और बताया गया कि अपने कुत्ते को ट्रेनिंग देने के दौरान राजकुमारी बेहोश हो गई थी। पैलेस ने जानकारी दी कि राजकुमारी को दिल की बीमारी है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि पैलेस ने राजकुमारी की हालत स्थिर बताई। इधर अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को ईडी ने समन्स भेजे। ईडी ने टॉलीवुड ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रकुलप्रीत को पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें 19 दिसंबर को पेश होने का नोटिस जारी किया। अभिनेत्री रकुलप्रीत से ईडी ने पिछले साल सितंबर महीने में टॉलीवुड ड्रग्स केस में पूछताछ की थी। इससे पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों से भी ईडी ने इस मामले में पूछताछ की। मुंबई में आज बीजेपी और महाविकास अघाड़ी आमने सामने होगी। मोर्चे के जरिए महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, तो बीजेपी माफी मांगो आंदोलन के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। दोनों पार्टियों के मोर्चे और आंदोलन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से अमिताभ बच्चन की एक टिप्पणी सियासी बवाल की वजह बन गई। अमिताभ बच्चन ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए।
और दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करने लगे। अमिताभ बच्चन ने बयान तब दिया जब वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में शामिल हुए थे। मंच पर हिंदी फिल्मों के कई बड़े कलाकार तो थे ही, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी थी। करीब आधे घंटे के भाषण में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के इतिहास के हर हिस्से की बात की। गुलामी के दौर में सिनेमा की भूमिका भी बताई और आजादी के बाद का माहौल भी सुनाया। लेकिन एक लाइन वो ऐसी कह गए जिस पर विवाद छिड़ गया। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. लेकिन सिनेमा के शहंशाह की बात का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। बीजेपी को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन के निशाने पर ममता बनर्जी थी। और द्वितीय कथा, पोस्टपोन भायलेंस खाली अमिताभ बच्चन नয়, सारा भारतवर्षेर मानुष सचेतन मानुष इतने खूब चिंतित। जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन का बयान देश के मौजूदा हालात पर है। इस बीच हर बीतते दिन के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। अब ईरान के मशहूर अभिनेता हमीद फर्रुखनिजाद खामनेई पर बरस पड़े और उन्हें एक पागल तानाशाह बता दिया और खामनेई की तुलना रूस के स्टालिन और इटली के मुसोलिनी से कर दी। हमीद फारुखनिजाद ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि सभी तानाशाह खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन असल में उनका दिमागी संतुलन खराब होता है। फर्रुखनिजाद ने खामनेई को यह चेतावनी तक दे दी कि अगर वो नहीं संभले तो उनका अंत बहुत बुरा होगा। ईरान में सितंबर में महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से कोहराम मचा है। जो विरोध हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ था वो अब सरकार से बगावत की शक्ल ले चुका है। ईरान में कई हस्तियां भी अब खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। यहाँ तक कि खामनेई के परिवार में ही दरार पड़ गई है। उनकी एक भांजी और बहन तक विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर चुकी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक हाउसिंग सोसाइटी के बीच में एक बस में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते बस धुआं कर जलने लगी और आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस में लगी भीषण आग की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि दामोदरपुर इलाके में पिछले 2 सालों से हाउसिंग कॉलोनी में 2 बसें खड़ी थी, जिनमें से एक बस में अचानक आग लग गई। आग किन कारणों से लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस के आसपास कोई भी नहीं था। इस बीच हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने टिकटों की एडवांस बुकिंग से ही करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में रिलीज हो गई, जिसे देखने के लिए भारतीय दर्शकों ने करीब 4 लाख से ज्यादा टिकटें एडवांस में बुक की हुई थी। जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अवतार द वे ऑफ वाटर कमाई के मामले में सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जगहों से धर्मस्थल हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा, जिसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 16 जनवरी तक का समय दिया। सार्वजनिक जगहों से धर्मस्थल हटाने की मांग वाली एक याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके दौरान रेलवे स्टेशनों, पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर बने धार्मिक स्थलों की जानकारी कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी। उधर हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पिटबुल कुत्ते ने 9 साल की मासूम पर हमला कर दिया। पिटबुल के हमले में बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 9 साल की मासूम घर की छत पर खेल रही थी, तभी पिटबुल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई। इस घटना से वहां मातम पसर गया और लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद बच्ची को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जैसे जिसकी गलती होगी इंक्वायरी के खिलाफ उसके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। डॉक्टर के मुताबिक उस बच्ची का पिटबुल ने एक तरफ का हिस्सा खा लिया, जिसकी वजह से ऑपरेशन होगा। काफी बड़ा जख्म था और कान पे भी मुंह पे भी था। बताया गया कि बच्ची खेल रही थी, तभी पिटबुल ने हमला कर दिया। हालांकि कुत्ते की मालकिन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर अरुणाचल में एलएसी पर न्यूज 18 की टीम उन बंकरों में पहुंची जो 1962 की लड़ाई के वक्त बनाए गए थे। चीन से मुकाबला करने के लिए उस वक्त भारतीय फौज ने तवांग में भी कई बंकर बनाए थे, जिनमें न्यूज 18 की टीम पहुंची और उन बंकरों के अंदर जाकर वहां के हालात को देखा। असल में ये सभी बंकर 1962 की लड़ाई में भारत के जवानों ने चीन को चुनौती देने के लिए बनाए थे।
इन बंकरों की मदद से उस युद्ध में भारतीय सेना ने चीन की भारी भरकम फौज का बखूबी मुकाबला किया था। 1962 में तवांग के डिफेंस के लिए भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के बंकर्स बनाए गए थे। 1962 में चीन की सेना ने लद्दाख में LAC को पार कर भारत की सेना पर हमला बोला था। साथ ही अरुणाचल में तवांग पर भी चीन ने धावा बोला था, लेकिन दोनों ही जगह भारतीय सेना ने चीन का डटकर मुकाबला किया था। इधर खबर है कि भारतीय सेना के हाथों पिटने से बचने के लिए चीन अपने सैनिकों को एडवांस्ड बॉडी आर्मर देगा। कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों को डर है कि LAC पर वो किसी भी तरह भारतीय सेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले गलवान और फिर तवांग में हुई झड़प से चीन ये अच्छी तरह जान गया है कि उसके सैनिक भारतीय जवानों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे और बिना हथियार के आमने सामने लड़ना तो उनके लिए मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 में हुए भारत और चीन के बीच समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही LAC के नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। खबर है कि इसी वजह से गलवान और फिर तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों की हालत बेहद खराब हो गई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन इसके बाद ही अपने सैनिकों के लिए एडवांस्ड बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच बनाने में जुटा है, ताकि उसे पहनने से उसके सैनिक घायल न हो सकें। ये बॉडी आर्मर शरीर के ज्यादातर हिस्सों को ढक लेगा, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नकल करने में माहिर चीन यहां भी बाज नहीं आया। वो उसी तरह का सुरक्षा कवच बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से करती आ रही है।